जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की वर्ल्ड पॉलिटिक्स का तीसरे अध्याय का प्रथम पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। यह अध्याय एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा या फिर ऐसा लगेगा कि आपको ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो के क्लास नोट्स हैं, लिख सकते हैं आप, जो आप हम समझा रहे हैं या फिर बतला रहे हैं आपको या फिर बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आप नोट करिए। अदरवाइज इस वीडियो का जो अपना स्क्रीन है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और इस अध्याय से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, जाइए, ज्वाइन करिए और स्टडी करिए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना अध्याय 3, शक्ति के नए केंद्र। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर शक्ति के नए केंद्र से अभिप्राय क्या है। हमने इससे पहले के 2 अध्याय में देखा है, यदि आपने वो अध्याय नहीं देखे हैं जाइए और देखिए हमारे प्लेलिस्ट में। तो इस 2 अध्याय के पहले में हमने देखा है कि किस प्रकार से द्विध्रुवीयता ध्रुवता का अंत हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ जो महाशक्ति बना हुआ था उसका खात्मा हुआ और विश्व में एक नई महाशक्ति का उद्भव हुआ, अमेरिका, जो कि अपनी मनमानी कई बड़े तरीके से कर रहा था, मनमानी कर रहा था और दूसरे देशों पर धोस जमा रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद शक्ति के, पावर के नए केंद्र, नए सेंटर उभरने लगे जो कि अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। इस अध्याय का मतलब है कि अमेरिका के अलावा शक्ति के, पावर के नए सेंटर कौन कौन से हैं, जिसमें हमें यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, चाइना, रसिया, इजराइल और भारत के बारे में जानना। ये हमारा एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें एक चीज समझनी है वो समझना है क्षेत्रीय संगठन। क्या समझना है हमें? क्षेत्रीय संगठन। आखिर क्षेत्रीय संगठन है क्या? क्षेत्रीय संगठन एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कुछ देश हैं जो आसपास में रह रहे हैं, आसपास में कुछ देश हैं जो रह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, ये आसपास में रह रहे हैं, एक दूसरे से करीब ही हैं, तो आपस में एक मिलके एक ग्रुप बना लेंगे जिसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा एक दक्षिण एशिया का संगठन है जिसे दक्षेस कहा जाता है, उस संगठन में कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश शामिल हैं। इनका मकसद क्या है? क्षेत्रीय संगठन का मतलब कि कुछ आसपास के देश आपस में मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, वही क्षेत्रीय संगठन है। तकनीकी भाषा में देखते हैं, स्वतंत्र देशों के स्वैच्छिक समुदायों को क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। कि जो देश स्वतंत्र होते हैं, जो आजाद होते हैं, उनके स्वैच्छिक खुद की इच्छा से एक समुदाय बना लेते हैं, उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जो निश्चित क्षेत्र के भीतर रहते हैं तथा जिनका सम्मिलित हित होता है, मतलब कि एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं और उनका कुछ मकसद होता है, कुछ हित होता है जिसको वो क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर बात की गई है यूरोपीय संघ और यहां पर दूसरी बात की गई है आसियान। सार्क भी उसी तरीके का एक क्षेत्रीय संगठन है। आखिर इसका महत्व क्या है? इस क्षेत्रीय संगठन का महत्व क्या होते हैं? ये विश्ववाद, मतलब कि ये पूरे विश्व समुदाय की भावना, विश्व समुदाय के भाईचारे, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं, बजाय कि अपने कट्टर राष्ट्रवाद की भावना के। कट्टर राष्ट्रवाद की मतलब कि मैं ही हूं और मेरा पड़ोसी देश मेरा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। यह है कट्टर राष्ट्रवाद। हम आपस में, पूरी दुनिया आपस में बंधुत्व हैं, भाई बहन चारा है, हम सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए हम सबको। तो ये क्षेत्रीय संगठन क्या कहते हैं? विश्ववाद। अब आप सोचिए कि दक्षिण एशिया का जो अपना संगठन है हमारा, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान, भारत और ये जो पूरा अपना समुदाय है वो आपस में मिल के बैठिएगा और वो बोलेंगे यार नहीं तो यार
बढ़िया अपने दोस्त यार, हम भी आपके दोस्त हैं, कैसा लगेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वही बात है, विश्ववाद की भावना देता है, यूएन के लिए सहायक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन, जिसका मकसद विश्व में जो तमाम प्रकार की हलचलें होती हैं, तमाम प्रकार के विवाद होते हैं, उसका समस्या का समाधान करना होता है, तो वो कई बार नहीं कर पाता। तो ये क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, आपस में अपने समस्या को सुलटा लेते हैं। और राष्ट्रीयतर उद्देश्य, इनके एक राष्ट्रीय से हटकर मतलब कि काफी बड़े उद्देश्य होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिएगा पर्यावरण की समस्या, वो किसी राष्ट्रीय की समस्या नहीं है, तो उसको राष्ट्रीय से हटकर देखना पड़ेगा। वो पर्यावरण की समस्या पाकिस्तान में भी उतनी है, चीन में भी उतनी है, भारत में भी उतनी है। सिर्फ और सिर्फ भारत उसके लिए प्रयास नहीं कर सकता या अमेरिका उसके लिए प्रयास नहीं कर सकता, उसके लिए सभी को एकजुट आना पड़ेगा। तो यह है हमारा क्षेत्रीय संगठन। ये आपको समझ में आ गया। आगे के चैप्टर इजी हैं, आगे के टॉपिक्स इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला हम देखते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, आपको यूरोपीय संघ से अभिप्राय क्या है? संघ का मतलब होता है ग्रुप। यूरोपीय मतलब कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप एक महाद्वीप है, उनके आपस में कुछ देश आपस में मिलकर उन्होंने अपना यूरोपीय संघ का निर्माण किया। जैसे कि सोवियत संघ था, उन्होंने अपना एक निर्माण करा यूरोपीय संघ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर यूरोपीय संघ कैसे बना। यूरोपीय संघ कोई एक रातों रात में 1992 में किसी को ख्वाब आया और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी कौन सी संधि थी, मास्ट्रिट की संधि पर हस्ताक्षर करा और बना लिया, ऐसा नहीं था। यूरोपीय संघ जो निकल के आया है वो एक सिलसिलेवार तरीके से निकल के आया। कैसे निकल के आया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 के बाद से यूरोप के अधिकतर देश विश्व युद्ध में संलग्न थे, उनके जन मन धन की हानि हो रही थी सबकी, जिससे कि द्वितीय विश्व खत्म होते होते जो अपने पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी पावरफुल देश थे, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। यहाँ पे बहुत सारी कमजोरियां पैदा हो गई, यहाँ पे कई सारी समस्याएं पैदा हो गई। तो यूरोप की कई सारी समस्याएं थी, उनको सुलझाना जरूरी था। तो 1947 में आपने देखा होगा कि 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हो जाता है, और शीत युद्ध शुरू होने के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में एक प्रकार से होड़ लग जाती है कि आखिर वो किसके अपने प्रभाव को किसी क्षेत्र पर कैसे जमाएं। तो अमेरिका ने इसी प्रभाव को जमाने के लिए यूरोप की कमी का फायदा उठाया कि इनके अंदर परेशानी है और ये हमारे प्रभाव में जल्दी आ सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल, 1947 में अमेरिका द्वारा एक मार्शल योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? एग्जाम में आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना शुरू की गई। मार्शल योजना का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय देशों की हालत खस्ता हुई है, कमजोर हुई है, उनको हम आर्थिक सहायता देंगे और आर्थिक सहायता के द्वारा आप अपनी व्यवस्था ठीक करिए। अब मार्शल योजना जो थी उसका लाभ कैसे मिले, किस देश को कितना मिले? तो यूरोपीय देशों ने एक ग्रुप बनाया कि जो मार्शल योजना से आने वाला लाभ होगा उसका हम एक ग्रुप के माध्यम से आपस में बंटवारा करेंगे। योजना को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी। कब? 1948। देखिए सीरियल बाई समझिए, बहुत इजी है। यूरोप को परेशानियां हुई, मार्शल योजना आई, मार्शल योजना को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी 1948 में। फिर एक वर्ष के पश्चात 1949 में यूरोपीय परिषद बना दिया इन्होंने क्या बनाया? यूरोपीय परिषद बना दिया। फिर यूरोपीय परिषद को आगे जाके यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना दिया। मतलब कि अपने ग्रुप को ये एडवांस करे जा रहे हैं। जैसे कि एंड्रॉइड आ गया, फिर एंड्रॉइड का नया वर्जन आने लग गया, जैसे कि 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम। तो ये भाई एडवांस हो रहा है, ठीक है, ज्यादा डरिएगा नहीं। यूरोपीय परिषद के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय बन गया। जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना, इसमें काफी सारे देश शामिल होने लग गए। अब इसमें क्या था कि बर्लिन की दीवार ध्वस्त के पश्चात 1992 में मास्ट्रिट की एक संधि हुई। मास्ट्रिट नाम के जगह पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसमें हस्ताक्षर करके वहां के देश यूरोपीय संघ की स्थापना करी। ये देखिए
सबसे पहले मार्शल योजना, यूरोपीय परेशानियां, मार्शल योजना आई। मार्शल योजना के लिए इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, फिर उस ग्रुप को बना दिया यूरोपीय परिषद, फिर उसको बना दिया यूरोपीय आर्थिक समुदाय। 1992 में मास्ट्रिक्ट की संधि हुई, उसे क्या बना दिया? यूरोपीय संघ। यहीं से स्थापना हुई यूरोपीय संघ की। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? आखिर यूरोपीय संघ का जो स्थापना करी थी, ये भाई चल तो रहा था पहले से ऑलरेडी, आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। आखिर यूरोपीय संघ को स्थापना करने का आखिर मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? कि एक समान सुरक्षा व विदेश नीति। इनका मकसद था कि जो यूरोप के देश हैं उनकी कुछ सुरक्षा नीतियां हैं और एक टाइप की विदेश नीति है कि हम इसी देश से संबंध अच्छे रखेंगे, हम इस टाइप से व्यापार करेंगे, इस प्रकार की सुरक्षा नीति, इस प्रकार के हथियार बनाएंगे, इस प्रकार के हथियार नहीं बनाएंगे। इनकी एक पॉलिसी है, ठीक है। और इनका उद्देश्य दूसरा यह था, आंतरिक तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग के माध्यम से समस्या के समाधान करना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना भैया। एक समान मुद्रा, और पूरे यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल थे 12 के आसपास, उनके एक समान मुद्रा चलेगी, जो ब्रिटेन में भी चलेगी, इटली में वही चलेगी, जो भी देश शामिल है जर्मनी वगैरह में एक ही मुद्रा चलेगी। उस मुद्रा का नाम क्या था? यूरो। क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर का कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। और वीजा मुक्त आवागमन कि मतलब जैसे कि अगर हमें कहीं जाना, सऊदी अरब भैया वीजा बनाओ, कनाडा जाना वीजा बनाओ, वहां जाना वीजा बनाओ। तो यूरोपीय संघ के लोगों ने क्या करा, यूरोपीय संघ के देशों ने, कि उन्होंने बोल दिया कि भैया वीजा मुक्त आवागमन होगा। जो हमारे सदस्य देश हैं, टेंशन मत लगी, आप हमारे देश में आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही है। कहाँ? यूरोपीय संघ। तो वीजा मुक्त, वीजा की जरूरत नहीं है, खाली पासपोर्ट बनाओ और घूमो फिरो। और इन्होंने क्या करा, एक समान व्यापार नीति करी कि व्यापार करने के लिए आसानी हो, व्यापार ज्यादा होगा तो तरक्की ज्यादा होगी, आर्थिक स्थिति ज्यादा बढ़िया होगी, आर्थिक स्थिति ज्यादा होगी तो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अब देखते हैं कि उद्देश्य को, जो इन्होंने उद्देश्य बनाए थे, क्या उन्होंने प्राप्त किए उद्देश्य? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। जो यूरोपीय संघ आप देखोगे, जो पूरा बैकग्राउंड था आर्थिक मसले से संबंधित था, लेकिन आगे चलकर यूरोपीय संघ ने एक आर्थिक संस्था की जगह, जिसका व्यापार वगैरह पर ही काम था, अब उन्होंने एक राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। इनका अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इनका झंडा है, इनका राष्ट्रीय गान है, गान, राष्ट्रीय नहीं गान है, स्थापना दिवस है, मुद्रा। एक तरीके से ये अपनी तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये पूरा का पूरा एक देश बनता जा रहा है, ठीक है इनका। और साथ साथ में यूरोपीय संघ विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है, मतलब कि वहां पर एक विशाल राष्ट्र राज्य है, उसमें कोई एक देश नहीं, बहुत सारे देश हैं, उसकी तरह काम करने लग गया। इनकी साझी सुरक्षा और विदेश नीति है। विदेश नीति, सुरक्षा संबंधित जो फैसले लिए जाते हैं ये खुद ही करते हैं, प्रभावशाली बनता जा रहा है। इसका जो झंडा है, झंडे पर 12 सोने के सितारे हैं और ये आपस में एक दूसरे को घेरे हुए हैं। वहां के लोग, ये दिखाता है अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसका क्या मकसद है। यूरोपीय संघ का जो झंडा है, उसके ब्लू कलर का झंडा है और उसपे 12 सोने के सितारे बने हुए हैं, जो कि बताता है कि ये सब एकजुट है, इनके अंदर पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप की भावना है। अब बात क्या है, यूरोपीय जो संघ है ये एक ताकतवर संघ है, ताकतवर संगठन है। आखिर ये कैसे पता चलता है किस ताकतवर संगठन है? देखिए 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था ये। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा, अमेरिका को चुनौती दे दी इसने। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनी हुई है। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा ये विश्व व्यापार में हिस्सेदारी करता है। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा विश्व व्यापार में हिस्सेदारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रभुत्व है, अमेरिका से ज्यादा प्रभुत्व बनता जा रहा है इसका। सुरक्षा परिषद में प्रभुत्व हो रहा है। सुरक्षा परिषद यूएन का एक पार्ट है सुरक्षा परिषद, जिसमें गिने चुने लोग हैं, एक है गिने चुने देश हैं, एक है अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश है। तो इसके देश जो शुरू में ब्रिटेन भी इसमें शामिल था यूरोपीय संघ में। कुछ सालों पहले ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से हट गया। तो जब यूरोपीय संघ से पहले वो हटा नहीं था, तो सुरक्षा परिषद में इसका दबदबा चलता था। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं यूएन के, उनके पास एक पावर होती है कि जो कोई मुद्दा आता है तो अगर उस पे
वो मना कर दे तो वो मना ही हो जाता है। चाहे 4 लोगों ने पास कर दिया हो, अकेले एक बंदे ने मना कर दिया तो वो मना ही होगा। मतलब कि एक ज्यादा पावर है। सुरक्षा परिषद में प्रभुत्व है इनका, परमाणु संपन्न देश है, परमाणु शक्तियां हैं इनके, फ्रांस के पास सुरक्षा परिषद की सदस्यता है। आखिर यूरोपीय संघ की कमजोरी आखिर है क्या? अब देखते हैं कि यूरोपीय संघ की भाई खासियत देख रही, सब कुछ देख रही, कुछ कमियां भी तो होंगी, क्या होंगे कि नहीं भैया? होंगी। ठीक, तो सबसे पहली कमी तो यही थी कि इसका सदस्य देश ब्रिटेन अब इससे बाहर निकल गया है, जो कि काफी इसकी बड़ी कमजोरी निकल के आई है। सदस्य देशों की अपनी सुरक्षा व विदेश नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। देखिए यहां पर इन्होंने बात करी कि इनको एक सुरक्षा और विदेश नीति एक जैसी बनानी है, लेकिन जो इसके सदस्य देश हैं इसके बावजूद वो अपनी कुछ पर्सनल विदेश नीति बना के चलते हैं, जिससे कि इनमें आपस में विवाद हो जाता है। जब इराक का मामला उठा था, रासायनिक हथियार से संबंधित मामला, कुछ लोग इराक के समर्थन में थे, कुछ लोग इराक के खिलाफ थे, यानी कि अमेरिका के समर्थन में थे। वो अगर आपने ये चीज वीडियो आप देखिएगा, पुरानी वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों वीडियो को जाइए और देखिए उन्हें। ठीक है, कई हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर नाराजगी है, बोलते कि हम नहीं चला रहे, हम अपनी मुद्रा चलाएंगे। ब्रिटेन अब इसका सदस्य देश नहीं रहा। यूरोपीय संघ के कई देश अमेरिकी गठबंधन में हैं, अमेरिकी गठबंधन में यानी कि अमेरिकी प्रभुत्व में है। तो ये था मेरे भाई यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी है। यूरोपीय संघ के बाद जो अब हमारा नया टॉपिक है, जो कि क्षेत्रीय संगठन का एक भाग है, वो है आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म है, इंग्लिश में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। यानी कि ये एक, जैसे कि अगर नक्शा लें, जैसे कि ये आपने विश्व का नक्शा ले लिया, ठीक है, और विश्व में के नक्शे में यहां पर एशिया पड़ता है, तो ये जो एशिया का ये वाला हिस्सा है ये दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये क्षेत्र पड़ता है। तो उसी के आधार पर इसका नाम दिया है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, जहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की कुछ समस्याएं रही होंगी, तभी इन्होंने ये संगठन की मांग करी या संगठन बनाया। दरअसल दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे उनकी समस्याएं काफी ज्यादा थी। वहां पर जापान का साम्राज्यवाद था, वहां उस क्षेत्रों पर जापान ने कंट्रोल कर रखा था। साथ ही साथ यूरोपीय, डच, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि देशों का भी यहां पे कंट्रोल था, जिससे कि इन क्षेत्रों में, जैसे भारत में भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसी प्रकार से ये क्षेत्र भी गुलाम था। काफी टाइम बाद ये आजाद हुआ, लेकिन आजाद तब तक हुआ जब तक इनका आर्थिक और राजनीतिक रूप से सर्वनाश हो चुका था। तो इनकी बहुत बड़ी समस्या थी कि जो हमारी आर्थिक और राजनीतिक कमियां हैं, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आपदाएं आती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं, तो आखिर हम इन समस्याओं से निजात कैसे पाएं। तो उन्होंने अगस्त 1967 में 5 देशों, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने, इन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किया। बैंकॉक जगह पर इन्होंने घोषणा, एक मैनिफेस्टो जारी किया, उस पर हस्ताक्षर करा और इन्होंने बोला कि ये लीजिए, हमारा आसियान संगठन हमने बना लिया है। ठीक है, इन्होंने संगठन क्यों बनाया? जो इनकी कमियां थी उनको पूरा करने के लिए। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इन्होंने इसका उद्देश्य रखा कि आर्थिक रूप से तेज विकास करना है, हमारे जो सदस्य देश हैं उनका आर्थिक विकास करना है, व्यापार करवाना है और व्यापार का लेन देन करवाना है, चीजें बनवानी है, मतलब कि आर्थिक रूप से मनी, पैसा कमाना है। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हासिल करना है, हमें अपने सदस्य देशों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है, बंधुत्व की राजनीति करनी है, सैन्य या
सैनिक लड़ाई या युद्ध की राजनीति हमें नहीं करनी, कानून का शासन स्थापित करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम हैं उन नियमों से क्षेत्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका खात्मा करना है और शांति को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं आसियान शैली, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली मतलब होता है एक तरीका, मतलब कि आसियान शैली क्या, आसियान का तरीका क्या है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया है। मतलब कि आसियान ने क्या है, आसियान का जो संगठन है उसने, ये तकनीकी भाषा होगी, थोड़ी आसान भाषा में देखते हैं। आसियान जो है उसने आपस के देशों में तकनीकी क्या कहते हैं, आपस के देशों में भाईचारे की, बंधुत्व की, मेल मिलाप की, टकराव रहित, बिना सैन्य कार्रवाई के, सारी आपस में दोस्ताना व्यवहार का परिचय दिया है, दिखाया उन्होंने करके, और इसी से उसने सम्मान पाया है। अगर अभी जो भारतीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका विशेष ध्यान है आसियान की तरफ। उन्होंने आसियान की टीम को अपने क्या कहते हैं, गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस किसी एक में बुलाया गया था, और उन्होंने जो पहले की नीति थी, पूर्व भारत की विदेश नीति थी, पूर्व की ओर देखो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है कि पूर्व की ओर चलो, टाइम बदलता है ना, तो अब हमें रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करना, ये एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, ये एक अच्छी पॉलिसी है और हमें इस हिसाब से चलना है। तो यही क्या है कि इसी ने क्या करा है, काफी यश कमाया है, टकराव रहित है, सहयोग है, मेल मिलाप है, और यही एक नया उदाहरण है। इसी को क्या कहते हैं, आसियान शैली। अब आसियान, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ईजी है। आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं, मतलब कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे कि आसियान पूरी तरीके से टिका पड़ा है उसके ऊपर। स्तंभ जैसे घर के स्तंभ, किसी दीवार के स्तंभ हो गया, मतलब कि मेज के स्तंभ हो गया जिसके ऊपर पूरी मेज टिकी हुई है। क्या आसियान के स्तंभ क्या है? आसियान का 3 स्तंभ है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय दूसरा, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। बहुत ईजी है। देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय जो है, इसका मकसद ये है कि जो हमारे क्षेत्र में कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी विवाद होगा, क्षेत्रीय विवाद होगा, हम आपसी मेल मिलाप से सुलटा लेंगे, इतना ही है बस, ठीक है। ये इसका स्तंभ है। और इसी तरीके से ये अपना विकास करे। हथियार वगैरह बनाने में इतना ध्यान नहीं देता, ये युद्ध की राजनीति पे ध्यान नहीं देते, अपना विकास करो भाई। आसियान का दूसरा स्तंभ क्या है? आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय का मतलब क्या है कि जो ये सदस्य देश हैं, जो आसियान के जो सदस्य देश हैं, उनमें व्यापार होता रहे, लेन देन होता रहे और आसानी से हो, कोई किसी के ऊपर बंदी से ना लगाई जाए। अब भाई अगर तुम अपने क्षेत्र में कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हो तो प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। तो ये आसियान का आर्थिक समुदाय जिससे कि ये इससे काफी तरक्की हासिल कर रहा है। और क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मतलब होता है कि ये अपने आपस के जो लोग हैं मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं और आपस में टकरावट की राजनीति नहीं करते और सहयोग को ये बढ़ावा देते हैं। यही है आसियान सांस्कृतिक समुदाय। अब एक क्वेश्चन बन जाता है, आसियान की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अब देखते प्रासंगिकता मतलब इसकी खासियत क्या। देखो, यही सारी चीजें वही घुमा फिरा करके यहाँ पूछी जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा है कि ये देखो डिटेल से लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखना सिखाया जाएगा कि आखिर किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखे। जल्दी आपके लिए 1-2 दिन में, 3-4 दिन में वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। पहले हम चाहते हैं कि ये जल्द जो हमारा पूरा सिलेबस है, वो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है, वो उससे पूरा तरीके से खत्म किया जाए। और फिर उसके बाद हम आपके लिए पहला तो सेशन ये लेके आएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा हम ये भी लेके आएंगे कि किस तरीके से एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है, एक अच्छे उत्तर की खासियत क्या होती है, ठीक है। तो आसियान की प्रासंगिकता क्या है? आसियान की प्रासंगिकता यह है कि आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर के रूप में उभरा है। ये भारत चीन में निवेश कर रहा है, वहां की कंपनियों में निवेश कर रहा है, वहां पे अपने संसाधन पहुंचा रहा है, व्यापार कर रहा है, साथ साथ में
मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर यह जोर दे रहा है। यह बोलता है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र, व्यापार करने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई विशेषाधिकार लाइसेंस वगैरह सिस्टम नहीं होना चाहिए, व्यापार आराम से हो और व्यापार से आर्थिक तरक्की आएगी, ठीक है। और साथ साथ में भारत का भी इस ओर विशेष झुकाव गया है। भारत का भी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है एनडीए की, उनके नेतृत्व में भारत का झुकाव ज्यादा है आसियान की तरफ। यानी कि आसियान अपने आप में एक पावर बन के उभर रहा है कि भारत का भी इस ओर ज्यादा झुकाव आ रहा है। आसियान प्रासंगिकता क्या है, इनका अपना एक झंडा है, झंडा में मतलब कि कुछ बालियां हैं जो कि बंधी हुई हैं, जो ये दिखलाता है कि हम एकजुट हैं। और साथ साथ में आसियान के झंडे की विशेषताएं पूछ सकता है। आप अपनी बुक देखिए, आसियान का झंडा देखिए, सोचिए कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, बुक तो थोड़ा पढ़िए। साथ साथ में ये मेल मिलाप इसकी प्रासंगिकता है, व्यापार इसकी प्रासंगिकता है, सांस्कृतिक और इनका सामाजिक समुदाय है वो इसकी प्रासंगिकता है। मतलब तमाम प्रकार की प्रासंगिकता आप लिखने बैठेंगे, आप जानकारी हासिल करने बैठेंगे तो मैं बोल ही नहीं सकता कि आप कितना ज्यादा लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अपना सोच का दायरा बढ़ाइए और ध्यान से पढ़िए, इधर उधर ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, जो हम नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, अपने क्लास टीचर्स, जो आपके टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनकी बातों पे ध्यान दीजिए और उनसे फीडबैक लेते रहिए कि क्या जो हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या गलत है, जो भी है। तो गुरु होता है, उनका सम्मान करिए। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो के लेक्चर में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और बताइए कि भैया जी हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और हमें लगा कि इस पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए या आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए हम नई वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।